हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को। इतिहास दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें हम बिल्कुल इतिहास एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, बेसिक लेवल से एकदम हर एक टॉपिक पर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम इतिहास वर्ड को ही देख रहे हैं। तो इतिहास वर्ड का एक्चुअली में हमें मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इतिहास का मतलब होता है मेरे दोस्तों ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है, ठीक है, वो इतिहास है। अब जितना भी पास्ट में घटित हो चुका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इतिहास को, है ना। अब इतिहास जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दो टाइप से पूछे जाते हैं। या तो आपका विश्व इतिहास से प्रश्न बनेगा या आपका भारत के इतिहास से प्रश्न बनेगा। विश्व इतिहास से प्रश्न बनेगा या फिर भारत के इतिहास से। तो यहाँ पर हमने दो पार्टों में इन्हें डिवाइड कर दिया। भारत के इतिहास को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, विश्व के इतिहास को थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को मेरे दोस्तों तीन पार्टों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने की दृष्टि से हमने डिवाइड करा है ताकि हमें जो है हर एक टाइम पीरियड में एक तरीके से कनेक्टिविटी मिलती रहे, है ना। तो इसलिए ये तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, राइट। इन्हें तीनों को क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि इनकी तीनों की देखो टाइम पीरियड इनके अलग अलग हैं। दूसरी बात, इनकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तीनों की डिफरेंस है, ठीक है। इसमें मुस्लिम ज़्यादातर आए थे, इसमें अंग्रेज़ों का ज़्यादा प्रभाव था, इसमें मनुष्य जो था एक तरीके से असभ्य था। तो अगर मैं इनकी तीनों की बात करूं, अगर प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में दोस्तों मनुष्य एक तरीके से अस्थिर था। मतलब क्या, वो एक स्थान पर नहीं रहता था, शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था, ठीक है। और दूसरी बात, आग का खोज करा था प्राचीन काल में ही, ठीक है। पहिए का खोज करा, पशुओं को पालतू बनाया प्राचीन काल में ही, और धीरे धीरे कृषि का भी उत्पादन करा प्राचीन काल में ही। इसी तरह से कुछ सभ्यता मिली हैं, वो भी सारी प्राचीन काल में। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, महाजनपद का जितना उदय हुआ था वो सारे हम प्राचीन काल में पढ़ेंगे। अगर मैं मध्यकालीन की बात करूं तो मध्यकालीन में दोस्तों दिल्ली सल्तनत है, भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, भारत पर तुर्की आक्रमण, तो जितने हैं ये सारे मध्यकालीन भारत पर पढ़ेंगे हम लोग। मध्यकालीन भारत में एक्चुअली में मुस्लिम रूलर ज़्यादा रहा, मुस्लिमों का ज़्यादा शासन रहा है। इसी तरह अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं, आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूं तो आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई। यूरोप की कंट्रियों में फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, ठीक है, और 4-5 तरीके के यहाँ पर लोग आए जिसमें से अंग्रेज़ ज़्यादा भारी हुए और अंग्रेज़ों ने भारत पर रूल करा। भारत पर रूल करने के बाद इन्हें फिर हमारे देश के जो क्रांतिवीर थे उन्होंने संघर्ष करा, इसमें कई आंदोलन चले, ठीक है। 1857 का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद भी कई आंदोलन, और फाइनली 1947 में हमारे देशों को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दिया। उसके बाद संविधान निर्माण करा, संविधान का निर्माण करा और 1950 में भारतीय संविधान लागू कर दिया जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश का रूल चलता है, ठीक है। आज प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, सीएम चुना जाता है कोई भी, ठीक है, मुख्यमंत्री, तो सारा कुछ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो सारा हमारा संविधान के अकॉर्डिंग चुना जाता है। तो हमारे देश के इतिहास में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। अभी इस संविधान को बनाने में भी बहुत लंबा संघर्ष है, वो अलग चीज़ है एक। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझना है भारत के इतिहास को हमने तीन पार्टों में डिवाइड करा है। प्राचीन काल को हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे क्योंकि सारा, मध्यकालीन भी एक अलग अच्छी तरीके से उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे उसका। आधुनिक एक बहुत लंबा समय इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अभी प्राचीन, लेकिन हालांकि प्राचीन काल से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता एग्ज़ाम में, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है ये, ठीक है, क्योंकि इसी से आप अगर ये पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ आएगा, और ये भी समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ आ जाएगा, और ये तीनों समझ आ गए तो भारत का इतिहास समझ आ जाएगा, और भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास समझ में आ गया तो पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतिहास के पिता कौन थे, है ना, इतिहास के फादर कौन थे। तो अगर मैं फादर बात करूँ तो हेरोडोटस, ठीक है,
हेरोडोटस, ये कौन थे? इतिहास के पिता थे। ठीक है, पिता, या मैं कहूँ फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्यों कहा गया था? हेरोडोटस को क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, जब इन्होंने ये बुक हिस्टोरिका लिखी थी, हिस्टोरिका में पूरा इन्होंने, ये विदेश के यात्री थे, ठीक है, इन्होंने भारत में आकर ये एक बुक लिखी थी और इसी बुक से हमें पूरे भारत के उसका ज्ञान होता है। किसका? भारत के इतिहास का। तो इसीलिए इन्हें भारत के इतिहास का पिता कह दिया जाता। भारत के ही नहीं बल्कि पूरे हिस्ट्री के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, राइट। तो इस वर्ड को आप याद रखना, हेरोडोटस, भारत इतिहास के पिता हेरोडोटस है, राइट। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम बिल्कुल प्राचीन भारत को बात करेंगे। यहाँ पर जितना मैंने लिखा है वो मैं एक बार और बता देता हूँ। इतिहास पढ़ रहे हैं हम, और इतिहास का मतलब होता है ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, यहाँ पर मैं इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इतिहास का मतलब होता है ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है। इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। यहाँ तक बात क्लियर है। भारत के इतिहास को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास थोड़ा रुक के पढ़ेंगे हम, यहाँ पर हम भारत का इतिहास की बात करेंगे। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, 3 पार्टों में इसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। प्राचीन भारत को अब मैं यहाँ पर आपको लिखकर और इस पे हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम प्राचीन पर बात करते हैं। तो दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में हम एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था, भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और भारत के इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड करा था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हम इन सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ हम प्राचीन काल में एंट्री करे हैं। सबसे पहले प्राचीन काल हमें पढ़ना है, देन आफ्टर हम मध्यकालीन पढ़ेंगे और देन आफ्टर हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो प्राचीन काल को भी दोस्त यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? हर एक किसी का एक रीजन है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इंग्लिश में आप खुद लिख सकते हो, है ना, अगर आप इन्हें जानते हो, लेकिन इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ और ज़्यादातर आप लिख नहीं पा रही हूँ तो क्योंकि आप खुद लिख लेना इसे। प्रागैतिहासिक काल को और इन सारी चीज़ों को अलग क्यों करा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, इस समय जो था लेखक का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस समय मनुष्य बिल्कुल असभ्य था, लिख नहीं सकता था, है ना। तो इस समय बिल्कुल लेखक का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो यानी लेखक यहाँ पर था ही नहीं। प्रागैतिहासिक काल में लेखक था ही नहीं, एक तरीके से असभ्य था, शिकार करके मानव अपना जीवन व्यापन करता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। हालांकि इसके भी 3 ब्रांचेस हैं, अभी उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। आद्यैतिहासिक काल में दोस्तों लेखक का आविष्कार तो है, लेखक तो है, यानी लेखन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि लेखन की सामग्री यहाँ पर हमें मिली है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके, राइट, उसे हम पढ़ नहीं सके। लेखन तो मिला हमें, लिखी हुई तो मिली हमें लिपि यहाँ की, लेकिन उस लिपि को हम अभी तक अंडरस्टूड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं सके हैं उस लिपि को। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित लिपि भी मिली है, यानी लिखित कह सकता हूँ मैं, लिखित भी है ये, और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर मनुष्य एकदम कह सकते हैं एक तरीके से असभ्य था, कोई उसे इतना भारी ज्ञान नहीं था, शिकार करके अपना भोजन करता था। इस काल में आते आते वो क्या हुआ, लेखन की सामग्री मिली। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है ना, चित्र बने हुए लिखते थे, कुछ उल्टी तरीके से लिखी जाती है, वो हम इस काल में आएंगे तो उसे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आराम से बिल्कुल एक लॉन्ग तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसे भी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि लिपि तो मिली है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके। ऐतिहासिक काल में लिपि मिली है और उसे पढ़ भी सकते हैं। जैसे ऋग्वेद, आप वेद पढ़ते हैं, ठीक है, वेद पढ़ रहे हैं आप, और इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐतिहासिक काल में जानेंगे।
तो इन तीनों को इसलिए डिवाइड अलग अलग कर दिया गया है क्योंकि इनका देखो तीनों का एक अलग सिनेरियो है। क्या? प्रागैतिहासिक काल में लेखक का आविष्कार ही नहीं हुआ, इसमें लेखक था पढ़ नहीं सकते, और इसमें अगर लिख भी सकते हैं तो उसे हम पढ़ भी सकते हैं, मतलब लिखा हुआ समझ में भी आया हमारे, उसे हम पढ़ भी सकते हैं। नो डाउट यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि प्रागैतिहासिक काल को आखिरकार किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड करा गया है दोस्तों। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य एक तरीके से पत्थरों का उपयोग करता था, तो इसे पाषाण काल भी बोल दिया गया है। तो अब प्रागैतिहासिक काल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, अगले में हम आद्यैतिहासिक काल को, ठीक है, उससे अगले में हम इस पे बात करेंगे। तो ये इसमें सिर्फ हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, ठीक है, और इसमें हमें अच्छी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए आज हम इस पर कवर करते हैं, इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ डेट के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिरकार BC और AD में क्या डिफरेंस है, तो उन डेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक हमें पता है टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन में कहीं ना कहीं जैसे आज मान लेते हैं 2021 है, तो कहीं ना कहीं पीछे 2000 रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे 1000 भी रहा होगा, और उससे पीछे 500 भी रहा होगा, उससे पीछे 300 भी रहा होगा, 100 भी रहा होगा, और 99 भी रहा होगा, और इसी तरह से कहीं ना कहीं 0 भी रहा होगा, राइट। तो कहीं जो 0 रहा है उस समय ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। तो जो 0 ईस्वी है उसे ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं। तो अब इधर जितना भी ये आएगा वो सारा AD आ जाएगा, ठीक है, AD आ जाएगा, एना डोमिनेंट, ठीक है, एना डोमिनेंट यानी AD का मतलब। अब इसे और हिंदी में लिख देते हैं इसे ईस्वी, राइट, ईस्वी। और इससे जो पहले का सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हो गया AD और ये हो गया BC, राइट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 रहा होगा, यहाँ पर 3, और इसी तरह से यहाँ पर 100, ठीक है, इसी तरह से चलते चलते यहाँ 200, और यहाँ पर 1000, 2000, और इस तरह से पूरा चलता रहेगा, और ये टाइमलाइन भी आगे को चलती रहेगी। अगले साल 2022 आ गया, 23, 24, इस तरह से पूरा चलता रहेगा। पीछे जाओगे तो पीछे भी चलता रहेगा, कितना भी, ये 1000 हो गया, यहाँ कहीं 2000 होगा, ठीक है, यहाँ कहीं 50,000 होगा, राइट। इस तरह से कितना पीछे समय चलता आ रहा है। लेकिन आज जो हम गणना करते हैं कि 2021 है, 2020 है, 2023 है, जो भी हम गणना करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म से, जो 0 ईस्वी है ना, उसे हम ईसा मसीह के जन्म से रिलेट करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद उसे एनाडोमी कह देते हैं। एनाडोमी का मतलब ईस्वी, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब BC, है ना, ये इसे हिंदी में बोल देते हैं ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व। तो अब आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें देखो एक चीज़ क्या होती है, आपको ये पता है, ये सारी जब 0 है तो ये माइनस में चलेगी, ठीक है, इधर माइनस में, लेकिन समय तो हमेशा ऑलवेज ऐसा चलता चला जा रहा है, आगे को चलता ही चला जाएगा समय, राइट। तो अब ये बताओ -3 से -2 बड़ा होगा छोटा होगा? आप कहोगे -3 से -2 बड़ा होगा। इसी तरह से -1000 से -200 बड़ा होगा, नहीं होगा। -2000 से -1000 बड़ा होगा, नहीं होगा। तभी तो आप देखते हो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताऊंगा कि जैसे मनुष्य का जो जन्म है मान लेते हैं 5 लाख है, ठीक है, ये है, राइट, इससे BC, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ 10,000 BC तक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ उल्टा, लेकिन ये आगे को जा रहा है समय, आपको दिख रहा है ना। अगर यहाँ से मैं यहाँ तक का समय निकालूंगा, 1000 वर्ष निकालूंगा, तो इस तरह लिखूंगा मैं 2000 से 1000, मतलब उल्टा चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं किसी का जन्म अगर यहाँ मान लेता हूँ मैं 1000 BC में किसी का जन्म हुआ, 1000 BC में किसी का जन्म हुआ, और वो 15 मैं कहता हूँ 500 साल जिया वो, तो कब मर जाएगा वो?
500 BC में मर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर मान लेते हैं किसी का 100 BC में जन्म हुआ, 100 BC में जन्म हुआ और वो 80 साल जिया, तो 80 साल जिया तो उसकी मृत्यु कब होगी? 20 BC में। तो अब देख रहे हो, इसमें आप कहोगे अरे 100 BC में जन्म हुआ और 20 BC में मर गया, इसका क्या मतलब हुआ? 80 साल, इसका मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति जी गया, क्योंकि समय हमेशा आगे चलता है और ये ध्यान रखना, हमेशा ये माइनस में होता है। हालांकि ये डिनोट थोड़ा ही करेंगे हम कि माइनस है प्लस है, माइनस एकदम, ये तो बात एक तरीके से समझने के लिए है कि -100 -20 इनका डिफरेंस कितना होगा आप लोगों को पता चलेगा। कि अगर आप देखोगे आगे को बढ़ते चले जाएंगे, 1 साल होगा तो 1 कम हो जाएगा BC, है ना। इधर से आओगे तो घटते चले जाओगे, 3 2 1 इस तरह से डैश डैश डैश। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, कह लो इसे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसवी। ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। तो इन चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए होपफुली, और ये आपको पता भी होगा पहले से। तो दोस्त अब हम कर रहे हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को। जैसा कि आपने देखा, हमने इतिहास को स्टार्ट करा था, विश्व इतिहास, भारत इतिहास। भारत इतिहास को स्टार्ट करा जिसमें कि 3 पार्ट थे। प्राचीन को स्टार्ट करा, प्राचीन भारत के इतिहास में प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को अभी देखा हमने। अब उसमें हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसे बेसिकली हम पाषाण काल भी कह देते हैं। ठीक है, इसका डिवीज़न जैसे करा है पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख BC से 10 लाख BC तक पुरा पाषाण का टाइम पीरियड है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6,000 BC तक का, और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6,000 BC से 2500 BC पूर्व का। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है, अब इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड और कर लिया है पुरा पाषाण काल को। पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल, 3 पार्टों में इसे और डिवाइड कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल का 5 लाख BC से 5 लाख BC से 50,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो निम्न पुरा पाषाण काल में, एक बहुत लंबा समय यहाँ पर बीता। फिर मध्य पुरा पाषाण काल में टाइम पीरियड आप देख सकते हो 50,000 से 40,000 BC तक का, और नव पाषाण काल में 40,000 से 10,000 BC तक का। इन टाइमों पे इतना आपको फोकस भी नहीं करना है और किसी से बहस भी नहीं करनी है, क्योंकि हर किताब में अलग अलग तरीके से दे रखा है। कहीं कहीं 4 लाख से दे रखा है, NCERT में कुछ दे रखा है, ठीक है, ल्यूसेंट में कुछ दे रखा है, और अलग अलग प्रकाशन ने अपने हिसाब से छापा है। क्योंकि वैज्ञानिक जो सर्च करते हैं उसके, क्योंकि जब जो डेट्स निकालते हैं तो डेट्स निकालने की भी कई विधि होती है। जैसे कार्बन 14 विधि है, कार्बन 14 विधि से निकालते हैं। और भी कई विधि हैं जिनसे किसी भी लोहे की आयु बता सकते हैं कितनी पुरानी है, हड्डी की आयु बता सकते हैं, किसी सिक्के की आयु बता सकते हैं कि कितनी है। तो इसी तरह से उस समय की हड्डियाँ मिली हैं, तो उस हड्डियों को देख देख कर अलग अलग मशीनों के द्वारा अलग अलग टाइम डेट्स हैं। तो इन डेटों को आप इतना दिमाग में रख सकते हो, लेकिन इतना फोकस नहीं देना है इन पर। प्रागैतिहासिक काल का आपको पता है, यहाँ पर लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए इसे पाषाण काल भी बोला जाता है। इसका ये डिवीज़न था। ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखना है। पुरा पाषाण काल में मैंने आपको 3 पार्ट दिखाए। अब निम्न पाषाण काल क्या है, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में मेरे दोस्तों हम देखेंगे मानव एकदम कह सकते हैं अस्थिर था। अस्थिर मतलब एक जगह स्थिर नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। क्यों? क्योंकि वो शिकार करता था। एक तरीके से मानव जानवर की भांति कार्य करता था। जहाँ जानवर जाते थे उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे मनुष्य को जाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी अपना शिकार करके ही जीवन चलाना था। ठीक है, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मनुष्य एक जगह रहकर शिकार इसलिए नहीं करता था क्योंकि उस समय अगर वो एक जगह रहकर करता तो उस आसपास के सारे जानवरों को वो खा जाता। फिर कहाँ जाता? फिर तो जाना पड़ता कहीं ना कहीं। तो इसके कई रीज़न हैं कि मनुष्य अस्थिर था, शिकार करता था। उस समय मनुष्य झुंड में करता था, कई मनुष्य इकट्ठे होकर शिकार करते थे। जैसा आपने शेरों को देखा होगा, शेर भी झुंड में शिकार करते हैं, इसी तरह से मनुष्य भी झुंड में शिकार करते थे। इसी समय आग की खोज करी थी। कब? निम्न पुरा पाषाण काल में। समझ रहे हो बात को?
इस समय आग की खोज करी थी और औजारों के तौर पर पत्थरों के औजार बनाते थे, मोटे मोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में आए तो इन्होंने आग का उपयोग जो है अधिक मात्रा में करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, आग का उपयोग जो करते थे ये, इन्हें फ़ायदे क्या हुए आग के उपयोग से? आग के उपयोग से इन्हें एक फ़ायदा ये हुआ कि जब ये मांस को कच्चा खाते थे, अब ये मांस को पकाकर खाने लगे, भूनकर खाने लगे, जिससे इनके बीमारियां कम हुई, जिससे इनकी लंबी आयु हुई और अच्छी तरीके से सोचने के लिए इनकी क्षमता बढ़ी मांस को भून कर खाने में आग के आविष्कार से। दूसरा इन्हें ये फ़ायदा हुआ आग से कि अब ये जंगली जानवरों को आग के ज़रिए डरा सकते थे, एक तरीके से औजार के तौर पर यूज़ करने लगे आग का। तीसरा फ़ायदा इनका ये हुआ आग से कि ये रात में भी उजाला कर सकते थे, है ना। रात में तो कोई रिसोर्स नहीं था उस समय कि हम रात में उजाला कर पाएँ, लेकिन आग इन्हें इनके हत्या लग गई तो अभी इन्हें पता चल गया कि हाँ, इससे रात में भी उजाला किया जा सकता है। तो ये कुछ आग का इन्होंने आविष्कार जो उपयोग था वो मध्य पुरापाषाण काल में इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ज़्यादातर औजार जो थे इन्होंने थोड़े कंप्रोमाइज़ करे, अच्छी तरीके से मोटे अनगढ़े औजार थे तो उससे उन्होंने पतले औजार बनाने स्टार्ट करे, कोशिश करी एक। मध्य से फिर नव में आए, नवपाषाण काल में, नव पुरापाषाण काल। ये देखते रहना, पुरापाषाण काल की बात चल रही है। मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर नव पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पुरापाषाण काल है वो, नव पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, दैट्स इट, राइट। अब मैं नवपाषाण काल की बात कर रहा हूँ, या नव पुरापाषाण काल, ठीक। आधुनिक मानव का उदय हुआ इसी समय। आधुनिक मानव का मतलब क्या, जो अपना होमोसेपियन, जो अपनी आज की बॉडी है, इस टाइप का जो मनुष्य था, सबसे पहला होमोसेपियन का उदय हुआ था। कब हुआ था? नव पुरापाषाण काल के समय में हुआ था। कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा? तो 40,000 कह सकता हूँ मैं, 40,000 BC से 10,000 BC का जो समय था, उस समय होमोसेपियन का उदय हुआ था, राइट। इसी समय जो था मनुष्य में रुचि थी चित्रकारी की, जो भीमबेटका में कुछ गुफाओं में चित्रकारी पाई गई है, जिससे पता लगता है कि मनुष्य को रुचि थी चित्रकारिता में, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिली थी। और औजारों का जो औजार जो थे अच्छी तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे थे औजारों में। औजार अपना और तक्षण बनाए इन्होंने, तक्षणी वगैरह, है ना, औजारों के तौर पर ये अच्छे औजार बना रहे थे ताकि शिकार करने में इन्हें आसानी हो। यहाँ तक बात समझ में आई। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, ठीक है। जीवन इनका अस्थिर था। मध्य पुरापाषाण काल में आग की खोज को अधिक यूज करने लगे थे और औजार अच्छे बनाने लगे। नव पुरापाषाण काल में इन्होंने मनुष्य जो होमोसेपियन था उसका उदय हुआ और इसने जो है चित्रकारिता पाई गई भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहली चित्रकारिता वहाँ से मिली है, कुछ साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, राइट। पुरापाषाण काल कंप्लीट हुआ। मध्य पाषाण काल में आते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। पशुपालन में आपको साक्ष्य मिलेंगे आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बांगोर जो कि राजस्थान में है। तो इनसे साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के, राइट। और पत्थरों के इस समय बहुत ज़्यादा नुकीले तरीके से छोटे छोटे औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे मध्य पाषाण काल में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में कृषि का उदय हुआ दोस्त, कृषि का उदय हुआ। अब कृषि से इन्हें ये पता लग गया कि हाँ यार, गेहूँ है, गेहूँ को बार बार उगाया जा सकता है और इसी से जीवन यापन हो सकता है। तो मनुष्य स्थिर होना स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने। तो मनुष्य ने एक्चुअली में कृषि का जैसा आविष्कार करा। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के इलाके में है, गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी वगैरह के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, ठीक है। कोल्डिवा से, यूपी उत्तर प्रदेश का जो कोल्डिवा है, कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुरुज होम से कुछ शवों के साथ कुत्तों के भी दफनाते थे उस समय, मृत व्यक्तियों को के साथ कुत्तों का भी दफन करते थे। तो वहाँ से एक आइडिया लगाया था कि मनुष्य ने जो सबसे पहला आपका पालतू जानवर रखा हो वो कुत्ता होगा। क्यों? क्योंकि इससे देखो एक कनेक्टिविटी है, क्योंकि कुत्ता एक छोटा जानवर होता है और वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकता।
तो इसलिए कुत्ते को ऐसा चाहिए कि उसे पका पकाया मिलना चाहिए, मतलब क्या, शिकार हुआ हुआ है मिलना चाहिए। मनुष्य जब कह सकते हैं मनुष्य जब शिकार करते थे तो वो जैसे हिरन का शिकार करा तो उसकी मूंडी बचती थी, मूंड, तो मूंड को तो खाते नहीं थे वो, बाकी सामान खा लेते थे। मूंड तो कुत्ता देखता था, यार ये मैं खाता हूँ, तो कुत्ता उसे खा लेता था। जब मनुष्य शिकार करता था पीछे पीछे कुत्ता पहुँच जाता था, जो बचा हुआ कुत्ता खा लेता था। तो इस तरह से चलता हम। अब कुत्ता भी सोच रहा था यार मेरे बस की तो है नहीं गल्ला शिकार करना। अब मनुष्य ने सोचा कि यार कुत्ता भाई, इसकी स्रोत शक्ति बहुत ज़्यादा है कि अगर ज़मीन पर कोई जा रहा होगा तो ये आराम से उसकी ध्वनि से सुन लेगा कि हाँ कौन है, समझ रहे हो। तो कुत्ते से मनुष्य को फ़ायदा हुआ कि हाँ यार अगर ये होगा तो हम पे कोई जंगली जानवर शिकार नहीं करेगा एकदम हमारा, क्योंकि ये भौंकने लगेगा और हमें उससे पता चल जाएगा, एकदम हम जग के एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, है ना। और कह सकते हैं हड्डियों के इस समय भी हड्डियों का औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। कब? नवपाषाण काल में। तो ये पूरा पाषाण काल है, किस तरह से मनुष्य का उदय हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, किस तरह से मनुष्य विस्तार कर रहा है। पहले आग की खोज करी थी, आग की खोज के बाद ये पहले शिकार करते थे, समूह में रहते थे, है ना, ऐसी जगह घूमते फिरते रहते थे। फिर इन्होंने आग का उपयोग अच्छी तरीके से दिमाग लगा के उपयोग करने लगे। फिर इसी तरह से बहुत लंबे टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियडों को देखोगे बहुत लंबे टाइम पीरियड है। फिर धीरे धीरे इन्हें नवपाषाण काल में आ गया। नवपुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियन का उदय हुआ। होमोसेपियन में यहाँ पर चित्रकारिता पाई गई जो कि भीमबेटका में है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन पाया गया, ठीक है। आदमगढ़, बांगूर, दो जहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं पशुओं के, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों के भी छोटे छोटे उपयोग, यानी औजारों के तौर पर छोटे छोटे औजार बनाने लगे पत्थरों के। फिर आ जाते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का उदय हुआ। कृषि का उदय हुआ, मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य मिले, कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। बुरजहोम से शवों के साथ जो है कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले। और कुत्तों को पालतू बनाया था, हड्डियों और पत्थरों के औजार नुकीले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो दोस्त ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हमने पूरा कंप्लीट प्रागैतिहासिक काल या कह सकते हैं पाषाण काल को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसी सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। आज पहला वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीट करा है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट वीडियो में हम आद्यैतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं दोस्तों। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।